Yes. Hello everyone. Hello to all of you. Hello everyone. तो एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार फटाफट सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू। एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग फटाफट जल्दी से कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस। सो ऑडियो वीडियो क्लियर है। वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? सो आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने इस थंबनेल में देख लिया, इस वीडियो के थंबनेल में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। आप सभी बीइंग एस्पिरेंट ऑफ एसएससी जेई, आप सभी लोग इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं। तो आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होने वाले हैं जो इस एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को बहुत जल्द स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे हैं। तो अगर आप डिप्लोमा हैं सिविल इंजीनियरिंग में, अगर आप ग्रेजुएशन है, बीटेक है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत रिलीवेंट है। तो इस वीडियो में एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको इस एग्जाम, जो कि बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही आपके लिए प्रॉमिसिंग एग्जाम है, दैट इज एसएससी जेई एग्जाम, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सो बने रहेंगे लास्ट तक इस वीडियो में, और इस वीडियो की सभी जानकारी आप लोग के लिए यूजफुल होने वाली है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, सो आई एम क्षितिज सचान, एंड आई एम एन एजुकेटर फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, और बेसिकली गेट, ईएससी और स्टेट एई और जेई एग्जाम के लिए लगातार मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करता हूं। If I talk about my achievement, I have scored GATE AIR 30. So this is my achievement, and यहाँ पर लगभग 10 सालों से ज़्यादा, more than 10 years, I am continuously guiding you in your preparation for your GATE, ESC और स्टेट एई और जेई एग्जाम के लिए। तो आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है, और इस चैनल पर आप लगातार बने रह सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरीके के रेगुलर कंटेंट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए, तो आज जो बातचीत होने वाली है वो एसएससी जेई, और यहाँ पर भी मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा। बाकी सभी लोग को भी इस एग्जाम, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के अलावा और किसी ब्रांच से भी बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये यूजफुल रहने वाली। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, सभी ब्रांचेस के लिए ये इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी। चलिए डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं भैया। तो इस सेशन में बातचीत करेंगे पैटर्न, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। एग्जामिनेशन ओवरव्यू समझेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझेंगे, सिलेबस के बारे में बातचीत करेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है जो एसएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, क्या कौन सी जॉब आपको मिलने वाली है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली है, करियर में ग्रोथ कैसे रहने वाली है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं बिना भटके हुए, किस तरीके से प्रॉपरली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है और इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है अगर आप सही से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, सही से चीजों को समझने के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट के साथ कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारी चीजें अच्छे से नहीं समझते एग्जाम के बारे में, इधर उधर की बातों में आके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं, और अल्टीमेटली फिर क्या होता है, उनके प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से, प्रॉपर रिसोर्स ना फॉलो करने की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम जो होता है वो आपका वेस्ट हो जाता है। ऐसी कोई गलती आपसे ना हो, इसलिए इस एग्जाम के बारे में, इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझ लेना है, और उसके बाद फिर डिसाइड करना है कैसे तैयारी करनी, कहाँ से तैयारी करनी है और क्यों तैयारी करनी है। ठीक है, तो आई होप ये सभी को बातें क्लियर है। चलिए, तो देखिए, अगर मैं पहले एग्जामिनेशन ओवर की बात करूं तो यहाँ से जो पोस्ट आपको ऑफर की जाती है वो पोस्ट आपको मिलने वाली है जूनियर इंजीनियर एग्जाम की, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, जिसको आप जेई की पोस्ट बोलते हैं। और ये एग्जाम जो है बहुत ही नेशनल लेवल का एग्जाम है, ये किसी स्टेट का एग्जाम नहीं है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
ये आपके पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के लिए आप रिक्रूट होने वाले हैं, तो आपकी जो जॉब लगेगी, पहली बात तो है ऑल ओवर इंडिया आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, ये आपके स्टेट गवर्नमेंट की जॉब नहीं है जिससे आप केवल अपने स्टेट में रहेंगे ड्यूरिंग योर सर्विसेज। इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं, इसमें कोई डिपार्टमेंट आप ज्वाइन करते हैं, तो पूरे इंडिया में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इस बात को समझ लेना है। तो नॉन गेस्टेड पोस्ट है ग्रुप बी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको आप शॉर्ट में एसएससी बोल देते हैं, ये एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। किनके लिए ये एग्जाम यूजफुल है? ये एग्जाम जो है बेसिकली सारे ब्रांचेस की है, बट अगर मैं यहाँ पर अभी बात करूँ आपसे, तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है एसएससी एग्जाम में, जैसा आप सभी लोगों को पता होगा। बिल्कुल सारी चीजें मैं एक समझाऊंगा, बहुत थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई डाउट्स क्वेरी है आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं? तो जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, दे आर एलिजिबल। और साथ साथ अगर आपके पास डिग्री है तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। लगभग 7 से ज्यादा डिपार्टमेंट है, जैसा आप देख पा रहे हैं, जो एसएससी के थ्रू जूनियर इंजीनियर को रिक्रूट करते हैं। वैकेंसीज की अगर बात करें, 2025 की जो वैकेंसी है, लगभग 1731 प्लस वैकेंसी है। और ग्रुप बी की आपकी ये पोस्ट होने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए साहब आगे बातचीत करते हैं। सैलरी सर क्या है? सैलरी, सैलरी का सबसे मेन कंसर्न रहता है। तो लगभग सैलरी जो आपकी है, इन हैंड सैलरी जो आप देख पा रहे हैं, वो कुछ इस रेंज में रहने वाली है, 42,000 से 50,000 पर मंथ। इससे भी वेरिएशन होगा, क्योंकि बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करते हैं। एक एवरेज की बात करूं तो इतनी सैलरी आपको मिलती है। एसएससी जेई एग्जाम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को भी आपको समझना है। तो नेशनल, सही बात, नेशनल एग्जाम है। पहली बात तो ये करियर की स्टेबिलिटी है, ठीक है, नेशनल बिल्डिंग में आप अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, और ग्रोथ भी है यहाँ पर। अगर आप इसके थ्रू अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो बेहतरीन आपके पास ग्रोथ है। बहुत अच्छी अच्छी बातें लग रही है सुनने में, बट इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात? कंपटीशन बड़ी खतरनाक लेवल का है, देख पा रहे हैं। अगर कंपटीशन लेवल की बात करूं तो पूरे एसएससी में लगभग 3 से 4 लाख एनुअल एस्पिरेंट्स हैं। सभी ब्रांचेस की अगर बात कर लेते हैं तो ये स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये रहता है। और सक्सेस रेट जो है वो लगभग 0.4 से 0.5% है। ठीक है, तो एक बहुत ही हेल्दी कंपटीशन है। डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। बस सारी चीज़ों को आपको समझना है, कंपटीशन की डिफिकल्टी को, एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझकर अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको अच्छे से अचीव कर सकते हैं आप। तो ये आई होप ये सारी बातें क्लियर हैं। चलिए और कुछ काम की बातें कर लेते हैं। तो सर अगर जैसे 25-26 की अगर बात करें, तो कौन ये एग्जाम कंडक्ट कराता है? एसएससी सीनियर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एग्जाम क्या है? एसएससी जूनियर इंजीनियर, एसएससी जेई का एग्जाम होता है। एक साल में लगभग एक बार एग्जाम होता है, बीच बीच में गैप भी हो जाता है, लेकिन लगभग आप ये मान के चलते हैं कि हर साल, ठीक है, हर साल आपका एक एग्जाम ये होने वाला है। एनुअल बेसिस पे आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप जानना चाह रहे हैं। इसमें देखो 2 पेपर होने वाले हैं, जिसको आप बोलते हैं एसएससी पेपर 1 सीबीटी, दूसरा आप बोलते हैं एसएससी पेपर 2 सीबीटी, और थर्ड स्टेज जो होती है दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब 3 स्टेज हैं। पहला पेपर आप करेंगे दैट विल बी इन क्वालिफाइंग इन नेचर। क्या आता है, कितना आता है, इसके बारे में भी मैं आपको सब बता दूंगा। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, इस वीडियो के बाद एसएससी एग्जाम से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो में सारे एस्पेक्ट्स जो है इस एग्जाम के, वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, और सारी चीजें मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो सीबीटी 1 पहला एग्जाम हो, कंप्यूटर बेस्ड। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी 2 और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये प्रोसेस रहने वाला है। टेक्निकल पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, और ये एसएससी की वेबसाइट है ssc.gov.in, जहां पर आप जानकारी चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया साहब इस एग्जाम से रिलेटेड कुछ जनरल बात। ये 25-26 की गाइडलाइंस हैं, डेट वेट है, सब बढ़िया, अच्छी बात है। अभी जो लास्ट में रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूं, तो लगभग 1731 वैकेंसीज है, जैसा आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है
सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो लगभग 1335, देख पा रहे हैं 1731 में लगभग 1335 वैकेंसी जो है वो सिविल इंजीनियर्स के लिए है। सिमिलरली अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो 215 और 181। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिससे आपको एक आइडिया लगेगा, कि हाँ इस एग्जाम में क्या क्या चीजें और क्या रोल रहने वाला है। ठीक है, डेटा में वेरी, मैं फिर से बता सकता हूँ, ऑल्दो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन बता पाऊं, बट स्टिल इसमें क्लियर में कर देता हूं कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं। बट कोई बात नहीं, इससे आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि एसएससी जेई में मेजर वैकेंसी किसकी होती है, तो आप समझ जाएंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम अभी कैसा होगा, एग्जाम होगा आपका, एग्जाम मोड की बात कर लेते हैं, किस तरीके का एग्जाम होने वाला है। तो सर क्या ऑनलाइन एग्जाम होगा? बिल्कुल, अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है भैया, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होने वाला कि गोले भरने आपको, ऑनलाइन एग्जाम होगा। सीबीटी जिसको आप बोल रहे थे, टेस्ट होने वाले हैं सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। लगभग अगर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करें तो पूरे वैकेंसी में 75% के आसपास, पूरे वैकेंसी में 75% के आसपास का आपका क्या है, इसका सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है। सारी बातें मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं, उसके बाद जो आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं उनको भी आंसर कर दूंगा। तब तक आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज अगर कुछ है चैट बॉक्स में डालते रहिए। आफ्टर कंप्लीटिंग द सेशन आई एम गोइंग टू टेक योर ऑल डाउट्स एंड क्वेरीज। तो सिविल वालों के लिए खतरनाक बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है, सिविल इंजीनियर्स को इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज की क्या लिमिट है, नेशनलिटी इंडियन, नेपाल, हाँ तो रहता बेसिकली हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर एजुकेशनल और एज लिमिट की भी बातचीत करना बहुत जरूरी है, इस बात को भी कर लेना चाहिए। तो देखो बेसिक एजुकेशनल डिटेल की अगर मैं बात करूं, क्या बेसिक एजुकेशनल है, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। 4 साल की डिग्री, बीई बीटेक या फिर 3 साल का डिप्लोमा, दोनों ही लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की अगर बात करें, जैसा कि मैंने बताया 7 से ज्यादा डिपार्टमेंट हैं, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हैं जो एक डिपार्टमेंट बेसिस पे हैं, तो वो भी आपको यहां पर समझ लेना है। जैसे बीआरओ एमईएस अगर मैं बात करूं तो डीजी क्यूए नेवल, इन डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मेंटेनेंस में फॉर डिप्लोमा होल्डर के लिए। सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल वाटर कमीशन, सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो एज सच कोई भी एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है डिग्री होल्डर के लिए। क्लियर है भैया? तो कुछ जनरल रिक्वायरमेंट है और कुछ डिपार्टमेंटेड ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट है। कंक्लूजन क्या हुआ इस पूरी स्लाइड का, इस पूरी कहानी का? तो कंक्लूजन पे आ जाते हैं, और कंक्लूजन ये है कि भैया बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, और साथ ही साथ डिप्लोमा और बीटेक के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है भैया, वो भी इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। वो जो आप, अगर आप 3rd ईयर में हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं इंजीनियरिंग में, तो भी आप एलिजिबल हैं। बट फाइनली जब आपका सिलेक्शन होगा तो उस समय तक आपको कंप्लीशन अपना डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे कि यस यू हैव कंप्लीटेड। ठीक है, और अगर जनरल इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, कुछ और बातें, एज की बात करें तो डिपार्टमेंट वाइज अगर एज की बात किया जाए तो एज यू कैन सी, तो फॉर एज अगर कुछ बातचीत करनी हो यहाँ पे, तो देखो मिनिमम एज यहाँ पर पता आपको लगभग 18 साल है। मैक्सिमम एज जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अगर बात करें, जैसे एमईएस की अगर बात करें तो मैक्सिमम एज 27 साल है, अदरवाइज 30-32 साल प्लस। इसमें जो गवर्नमेंट के आपके एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड, आयु के छूट से रिलेटेड जो आपके गाइडलाइंस हैं कैटेगरी वाइज, वो आपके लिए एप्लीकेबल होगी मैक्सिमम एज के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, जैसे 5 साल का रिलैक्सेशन है मैक्सिमम एज में, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है मैक्सिमम एज में, किसको मिलता है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए। ओबीसी के लिए अगर साहब बात किया जाए तो लगभग 3 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 32 है, तो ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हैं तो 32 + 3 35 एज हो गई आपकी मैक्सिमम एज में।
और फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करें तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो ये हो गई मिनिमम एज और मैक्सिमम एज लगभग क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब तो काम की बातें थी, पता होनी चाहिए। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो है क्या है इस एग्जाम का पैटर्न और क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, ये समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि कौन सी जॉब मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, ये सब तो बात की बात है। सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि इसमें सेलेक्ट कैसे हो सकते हैं, इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। आइए इसको, इस डाउट को भी आपके खत्म कर देते हैं। तो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये 3 स्टेज का एग्जाम होने वाला है। टोटल इसमें आपको 3 स्टेज में चीजों को समझना है। पहला स्टेज जो होगा वो होगा पेपर 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1। 200 नंबर का ये पेपर होने वाला है, 200 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का ही पेपर है। CBT 1 के बारे में क्लियर है भाई? एक पहला पेपर होगा 200 मार्क्स का जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे और 2 आवर्स 120 मिनट ड्यूरेशन का ये पेपर होने वाला है। ये पेपर जो होगा दैट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है ये पहला पेपर जो होगा इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं किए जाएंगे। इससे केवल स्क्रीनिंग की जाएगी कि अब कौन जो लोग भी इस एग्जाम में CBT 1 को क्लियर करते हैं उनको CBT 1 और आगे के प्रोसेस के लिए अलाउ किया जाएगा। जिन लोगों का CBT 1 क्लियर नहीं होता है उनको बोला जाएगा नमस्ते SSC की तरफ से कि भैया जाइए और तैयारी करके आइए, सही जगह से सही चीज पढ़ के आइए और इसके बाद दोबारा से फिर CBT 1 के लिए प्रिपेयर होके आइए, क्वालिफाई करिए, फिर आगे बातचीत बढ़ेगी। क्लियर है? तो ये है यहाँ पर स्क्रीनिंग का मतलब कि अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हैं। जो लोग भी इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे वो फिर आगे की कार्रवाई के लिए जाएंगे। जिनका पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा उनको मौका मिलेगा CBT 2 देने का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। अब इसमें क्या है, 300 नंबर का टोटल ये पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का ड्यूरेशन रहने वाला है। क्लियर है? अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, अब जब CBT 2 आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर मेरिट लिस्ट मिलेगी जिसमें आपको पता चल जाएगा भैया सिलेक्शन हो गया है कि नहीं हुआ है। और उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फर्स्ट स्टेज CBT 1, सेकेंड स्टेज CBT 2 और लास्ट में जब ये दोनों आप क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है जिसमें आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो आपने दिखाए हैं, अगर आप किसी कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं तो कैटेगरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट और अपनी आइडेंटिटी, व्हाटएवर डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं उन सभी को वेरीफाई कराना होगा। तो ये हो गया तीसरा स्टेज। क्लियर है भैया? पहला स्टेज CBT 1 क्वालिफाइंग। हाँ, CBT 2 के जो मार्क्स हैं बिल्कुल जाहिर सी बात है इनका सिलेक्शन में आपके बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर किया जाएगा और इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। जो भी फॉर्म भरते समय आपने इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन वैलिड है कि नहीं है ये चेक करना होगा, दैट विल बी रिफर्ड एज द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये बात भी क्लियर हो गई है? चलिए बहुत अच्छा। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। आई होप सभी को क्लियर है। कहीं कोई डाउट आए तो बता देना, ठीक है? आप डाउट बोलते रहिए, चैट बॉक्स में सब आंसर कर दूंगा मैं। तो CBT 1 का जैसे मैंने बताया 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन और 2 आवर्स का ड्यूरेशन। अब इसका खेल क्या समझ लो, यहाँ पर टोटल दो चीजें रहने वाली हैं। पहला तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और दूसरा होगा जनरल अवेयरनेस। बेसिकली नॉन टेक का भी पोर्शन रहेगा और टेक्निकल का भी पोर्शन रहेगा। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस ये कॉमन है, आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, किसी भी ब्रांच से हैं तो उस पेपर में इतना पार्ट रहेगा। और इसके बाद इसमें तीसरा पोर्शन रहने वाला है ब्रांच वाइज। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिविल, मैकेनिकल से अगर आप हैं तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर पूरा पेपर की अगर मैं बात करूं तो 3 पार्ट में है। पहला पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, दूसरा पार्ट है जनरल अवेयरनेस का और तीसरा है सिविल इंजीनियरिंग का। ठीक है भैया? ये बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है सर? नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा +1 में। नेचर जो है जैसा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ये क्वालिफाइंग नेचर का है, फाइनल सिलेक्शन में इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अब समझते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं,
सिमिलरली जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 50 + 50 + 100 200 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया, पॉजिटिव के लिए 1 नंबर, नेगेटिव के लिए 1/4 दैट इज 0.25 नेगेटिव हो जाएगा। 200 क्वेश्चन हो गए, 200 नंबर का हो गया, और 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। तो लगभग अगर मैं बोलूं तो ये पूरा पैटर्न रहने वाला है आपके पेपर 1 का, CBT 1 का। क्लियर है भाई? चल रहा सही, सिस्टमेटिक, बेहतरीन, समझ में आ रहा, सारी बातें अच्छे से समझ पा रहे हो? चलिए सर आगे थोड़ा सा और बता दीजिए इसके बारे में। इसके बाद जब आप CBT 2 की बात करते हैं, तो जिसको आपने बोला था कि सर 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन होंगे, और 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है। इसमें कुछ और नहीं होगा, ये पेपर प्योरली रिलेटेड होगा टेक्निकल। देखो, तो अगर आप सिविल की बात करें तो सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 300 नंबर का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर। हर एक सही सवाल के लिए आपको जवाब के लिए मिलेगा आपको 3 नंबर पॉजिटिव, गलत कर दोगे तो 1 नंबर नेगेटिव। यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। सही आंसर पे 3 नंबर, गलत आंसर में -1 नंबर। ठीक है, अब देखो इसका क्या ये क्वालिफाइंग है? नहीं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इस पे सिलेक्शन होने वाला है, असली खेल जो है यहाँ पर होगा। ड्यूरेशन यहाँ पर भी इस पेपर का 2 घंटे का ही रहेगा। अब देखो, क्योंकि आप एक चीज समझ पाएंगे, 120 मिनट में टोटल आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। इसके पहले 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने थे। क्लियर है? जहां पर GS वाला पार्ट था, जहां पर एप्टीट्यूड वाला पार्ट था, क्या क्या आ रहे प्रभु, सब बता के जाएंगे। हम आए हैं तो आधा अधूरा नहीं करेंगे, इतना तो भरोसा होगा ही ना तुम्हें। अगर हमने कुछ स्टार्ट किया है तो आधा अधूरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर इसको देख के भी तुम्हें और ज्ञान दिया जाएगा, और जल्द ही अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो। द मैक्सिमम यहाँ से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसा मैंने बोला ना कि अब आपको SSC से रिलेटेड कहीं पे भी और कुछ ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो SSC की पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये आगे कि ये सर हो गया, ठीक है, पेपर 2 की बात कर लिया आपने। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो आपने बोला कंपैरिजन कर लेते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन थे, टोटल मार्क्स थे 200, ये है 300। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, 100 +1 +3 -0.25 -1, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। पहला पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर का है, दूसरा पेपर आपका फाइनली मेरिट बेस्ड होगा। कैलकुलेटर, सबसे बड़ी बात, क्या कैलकुलेटर अलाउड है पेपर 1 जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है? उसमें किसी भी तरीके का कोई भी कैलकुलेटर आपको नहीं मिलेगा। नो कैलकुलेटर इज अलाउड। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर कैलकुलेटर आपको नहीं मिलेगा, और यहां पर कैलकुलेटर आपको मिलने वाला है CBT 2 में। तो पेपर 1 स्क्रीनिंग, पेपर 2 डिसाइडर। ठीक है भाई, बात क्लियर है? बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर बातचीत करें, पेपर 1 पेपर 2 हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जो आपकी बेचैनी है वो है सर सिलेबस से रिलेटेड है। तो सर आपने बता तो दिया सिविल इंजीनियरिंग आएगा, आपने बता दिया रीजनिंग एप्टीट्यूड आएगा, तो अब इसमें क्या आएगा ये भी तो बता दीजिए। लो, टेंशन मत लो। जो पहला पेपर 1 था जहां पर आप जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात कर रहे थे, तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के पेपर में देखो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और टेस्ट करना चाहते हैं आपकी लॉजिकल थिंकिंग क्या है। मकसद क्या है? मकसद से नहीं भटकना है। तो मकसद ये है कि स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की क्या लॉजिकल रीजनिंग है, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो वर्बल रीजनिंग के टॉपिक्स रहेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन, एनोलॉजी, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, सिलेबस लो, वर्ड फॉर्मेशन, सीरीज, नंबर एंड अल्फाबेट, ब्लड रिलेशन, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो ये वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट हो गया। नॉन वर्बल रीजनिंग वाले पार्ट में अगर बात करें तो मैट्रिक्स, फिगर एंड नंबर से रिलेटेड, वेन डायग्राम के क्वेश्चन मिलते हैं, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के क्वेश्चंस मिलते हैं, माइनर एंड वाटर इमेजेस के क्वेश्चन मिलते हैं, मिरर एंड वाटर इमेजेस, फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर सीरीज और एम्बेडेड फिगर।
टॉपिक हो गए, आराम मिल गया, ठीक है, अब तो परेशान नहीं हो। तो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं इन सभी टॉपिक से रिलेटेड। एनालिटिकल अप्रोच पे भी, एनालिटिकल रीजनिंग पे भी सवाल आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी और स्पेस विजुअलाइजेशन। ये आपके मेन की 3 पार्ट रहने वाले हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन सभी से मिला के टोटल क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो 50 क्वेश्चंस। क्लियर हो गया? तो सीबीटी 1 का पहला पार्ट जो था, जिसको आप बोल रहे थे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्या उसका सिलेबस है सभी को क्लियर हो गया है? अगर हो गया है तो चैट बॉक्स में एक बार थम्स अप बना देंगे, कमेंट में एक बार थम्स अप बना देंगे अगर सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए, इसके बाद अगर बात करते हैं दूसरा जो टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में रखा गया है, पहला तो है स्टैटिक जीके, तो हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, पॉलिटी, तो पॉलिटी के बारे में पता चली जा रहा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस से रिलेटेड इसी चैनल पे पॉलिटी की एसएससी के लिए कंप्लीट सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है। तो आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग तो आप पॉलिटी की क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी जेई के लिए। इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस होने वाले हैं, इकोनॉमी के भी क्वेश्चन होने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी बजट से रिलेटेड। साथ साथ दूसरा पार्ट जो है वो करंट अफेयर का पार्ट होगा। नेशनल न्यूज बेस्ड, इंटरनेशनल न्यूज पे सवाल आ सकते हैं, स्पोर्ट्स पे सवाल आ सकते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे सवाल आ सकते हैं। ठीक है भैया? हाँ, और इसके बाद अगर टॉपिक वाइज वेटेज की बात करें, जो प्रीवियस अगर एग्जाम को आप एनालाइज करते हैं उसके बेसिस पे मैं अगर आपको बताऊं, करंट अफेयर एक्सक्लूसिव जानकारी जिसको बोलते हैं, करंट अफेयर लगभग 40% इसका वेटेज है इन 50 क्वेश्चन में। हिस्ट्री एंड कल्चर 20% और पॉलिटी एंड इकोनॉमी 20%। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर आप इंडियन पॉलिटी मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर की तो तैयारी हो जाएगी आपकी वहां से। ठीक है भैया? तो ये रहने वाला है। अब देखो, टाइम पर क्वेश्चन जो है 36 सेकंड के आसपास है। इससे ये बात मैंने क्यों यहां पर दिखाई है, इंपॉर्टेंट ये है, जो पहला सीबीटी 1 हो रहा है जहां पर 120 मिनट में 200 क्वेश्चन आपको करने, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। एक क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको समझना है, उसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है, उसका आंसर आपको मार्क करना है। इस सब के लिए लगभग 36 सेकंड का टाइम आपको मिल रहा है। ठीक है भैया? तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कि जो लेवल होगा वो बहुत ज्यादा डीप नहीं होने वाला है। एसएससी जेई के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इन सभी टॉपिक विड्थ वाइज बहुत बड़ा सिलेबस है, डेप्थ बहुत ज्यादा लंबा लेंदी क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे आपको डाइवर्ट करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस होंगे कि आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्किल को चेक करने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन हमको छोड़ देने हैं। ठीक है? तो इंटेंशनली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होगा, बट एज ए स्ट्रेटजी, एज ए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीटी 1 के लिए। 120 मिनट में लगभग 200 क्वेश्चन आपको पढ़ने, समझने और आंसर करने हैं। क्लियर हो गया भाई बात? चलिए, अभी इसमें आ जाते हैं टेक्निकल में। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर होने वाला है जहां पर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये सारे टॉपिक्स जो आप पढ़ते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, सब मैंने सब टॉपिक्स भी लिख दिए हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, टेस्टिंग मेथड्स एंड स्टैंडर्ड, क्वालिटी असेसमेंट पैरामीटर, मटेरियल क्लासिफिकेशन एंड यूजेस, सीमेंट, एग्रीगेट, ब्रिक्स, टिम्बर, स्टील। सर्वेइंग की अगर बात करें, सर्वेइंग में चैन और कंपास सर्वेइंग, लेवलिंग एंड कंटूरिंग वाला टॉपिक हो गया आपका, और एडवांस सर्वेइंग जिसमें रखा गया है थियोडोलाइट को, टेक्योमेट्री को और कर्व को। ठीक है? तो बीएमसी हो गया, सर्वेइंग हो गया। वेटेज की भी साथ साथ में बात करता रहता हूं। वेटेज जो रहेगा लगभग 9% के आसपास रहेगा। ठीक है? तो 9-10 क्वेश्चन आपको सर्वेइंग के आराम से देखने को मिल जाएंगे। और अगर यहां पर मैं बात करूं, बीएमसी का वेटेज जो है वो भी लगभग 7 से 8% है। 100 क्वेश्चन अगर टेक्निकल आने हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन जो होंगे वो बीएमसी का आपसे आराम से देखने को मिलेंगे। ठीक है? बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस।
सर और कोई टॉपिक है? हाँ, सॉइल मैकेनिक्स है। सर और कोई सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? हाइड्रोलिक्स, सब पढ़ना पड़ेगा। फ्लूइड डायनामिक्स, ओपन चैनल फ्लो, सिविल इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस। अब सॉइल मैकेनिक्स की अगर बात करें तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल क्लासिफिकेशन पूरा सिलेबस है। फेज डायग्राम, वाइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। परमेबिलिटी एंड कंसोलिडेशन की बात करेंगे आप, डार्सी लॉ, कांस्टेंट एंड वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट और कंसोलिडेशन। बहुत बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैं पढ़ाऊंगा तुमको। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग अब सही समय आ गया है कि अब पढ़ ही लेनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो जियो टेक्निकल जो किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। शियर स्ट्रेंथ एंड द बियरिंग कैपेसिटी, शियर स्ट्रेंथ एंड द बियरिंग कैपेसिटी अच्छा खासा वेटेज है जियो टेक्निकल का। सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तरीके इस एग्जाम में भी बहुत बेहतरीन वेटेज है। पूरे टेक्निकल का लगभग 14% वेटेज जो है वो जियो टेक्निकल का है। हाइड्रोलिक्स, फ्लूइड की और अगर ओपन चैनल फ्लो की बात करें तो लगभग 8% वेटेज रहने वाला है। यहां पर मैं आपको न केवल सब्जेक्ट और उसका सिलेबस बता रहा हूं, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस मैं आपको उनका वेटेज भी आपको परसेंटेज के टर्म्स में डिफाइन कर दे रहा हूं, केवल सिलेबस और टॉपिक नहीं बता रहा हूं, ठीक है भैया। तो आई होप सभी के लिए इंफॉर्मेशन यूजफुल होने वाली है। आगे आ जाओ, इसके बाद बात करते हैं, समरी की बात कर लेते हैं। तो अभी और भी सब्जेक्ट्स हैं। मेजर सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स एक इंपॉर्टेंट बड़ा सब्जेक्ट है जहां से सवाल देखने को मिलते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ये रह गया भैया, सर्वेइंग हो गया, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन हो गया, ये मेजर हैं। ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक आप बोल सकते हो। लगभग अगर बात करें तो 35 से 40% का सिलेबस जो है आपका वो इस पेपर में कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? अभी सबको क्लियर हो गया सिलेबस के बारे में, टेक्निकल सिलेबस के बारे में, उनके वेटेज के बारे में, और एज पर द सिलेबस कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ज्यादा से ज्यादा कवर करने को छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि एसएससी जेई एग्जाम में सबसे कुछ ना कुछ आएगा। जैसा मैंने बोला कि यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। बहुत टेक्निकल, बहुत लेंदी क्वेश्चंस, बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं आएंगे, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। पढ़ा है, पढ़ते ही आपको क्लियर हो जाएगा आंसर आता है या नहीं आता। मार्क द आंसर एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहने वाला है। आगे अगर बातचीत करें तो सर ठीक है, पेपर के बारे में समझ लिया है। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। अगला मुद्दा जो है कि सर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर हमें एसएससी जेई के थ्रू जॉब मिल सकती है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेनी चाहिए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये आपका डिपार्टमेंट है, और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं आप CPWD, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES, सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, और टोटल सिविल इंजीनियरिंग के लिए लगभग ये मेजर डिपार्टमेंट है जो रिक्रूट करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सब आएगा सब, ठीक है। तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन में आपके और बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। यहाँ पर मैंने आपको मेजर पार्ट जो है वो आपको बता दिया है। पूरे सिविल इंजीनियरिंग में जो कुछ भी आपने पढ़ा सब कुछ आएगा, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलिए तो आगे बात कर लें अगर सिविल की वैकेंसीज की, जो जैसा मैंने आपको बताया था लगभग इतनी वैकेंसीज थी। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि एक डिपार्टमेंट दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जेंडर स्पेसिफिक भी है कंडीशन, ओनली फॉर मेल्स। इसके अलावा ऐसा मेल फीमेल का कोई दिक्कत नहीं है। BRO क्योंकि जॉब प्रोफाइल डिफिकल्ट है, वर्किंग कंडीशंस डिफिकल्ट है, तो उस बात को ध्यान रखते हुए शायद इसमें क्या रखा गया है कि सहूलियत के आधार पे आप उन कंडीशंस में सरवाइव करिए तो आपको मौका दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसके आगे अगर जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, डिपार्टमेंट की बात करें, सैलरी क्या है? सैलरी ऑलरेडी जैसे लगभग आप पे स्केल देख चुके हैं, लेवल 6 का ग्रेड पे है। बेसिक सैलरी मैंने आपको बता दी है, और हाउस अलाउंसेस के बेसिस पे इसमें वेरिएशन होगा। तो ठीक ठाक सैलरी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बेहतरीन तरीके से अच्छा जीवन आप अपना पार कर सकते हैं। सर क्या होगा एक बार, अभी ज्वाइनिंग तो हम लोग किस पोस्ट से कर रहे हैं? जूनियर इंजीनियर से, ठीक है। अब जिंदगी भर जूनियर इंजीनियर ही थोड़ा बने रहोगे, तो जैसे जैसे समय बीतेगा प्रमोशन भी तो होगा। पता होना चाहिए क्या प्रमोशन होने वाला, क्या क्या अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, उसी हिसाब से मेहनत भी करते रहना है। तो जूनियर इंजीनियर से आप ज्वाइन करेंगे, इसके बाद आप पहुंच जाएंगे असिस्टेंट इंजीनियर में। अगला जो होगा वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा,
इसके बाद आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, और लगभग ज्यादा से ज्यादा जो आप पहुंच पाएंगे अपनी सर्विस के दौरान वो हो गया चीफ इंजीनियर। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस है। जूनियर इंजीनियर से आप स्टार्ट करते हैं एसएससी एग्जाम के थ्रू, यहां से आपको एंट्री मिलती है, दिस इज द एंट्री लेवल, ये आपका एंट्री यहां से हो रही है, और इसके बाद फिर आप चीफ इंजीनियर तक पहुंच सकते हैं बढ़िया से अगर आपने काम किया। टाइमलाइन भी देख लो, एंट्री आपने कर ली, 5 से 8 साल बाद आप असिस्टेंट इंजीनियर हो सकते हैं, 12 से 15 साल बाद आप हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 20 से 25 साल बाद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, और 30+ ईयर का अगर आपको एक्सपीरियंस है सर्विसेज में तो आप जा सकते हैं। इतना टाइम होना चाहिए तुम्हारे पास, डिपेंड करता है किस एज में आप एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, अब किसी ने मान लो 30 साल के बाद ही एंट्री किया है तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा इस पोस्ट तक पहुंचना, क्योंकि जब तक वो 30 साल से ज्यादा का उसका एक्सपीरियंस होगा उसके पहले उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अर्ली एज में जल्दी ही आप कम एज में इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो उसके भी एडवांटेज आपको मिलने वाले हैं। प्रमोशन के क्राइटेरिया क्या है, थोड़ी सी जानकारी, वैसे डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं, बट कुछ जनरल अगर मैं बात करूं, कुछ जनरल चीजें अगर आपको पता होनी चाहिए तो वो चीजें हैं डिपार्टमेंट में एग्जामिनेशंस के थ्रू, सीनियरिटी और एक्सपीरियंस के थ्रू, परफॉर्मेंस क्या है आपके उसके बेसिस पे, और वैकेंसी की अवेलेबिलिटी क्या है उसके बारे में। और जैसा सभी गवर्नमेंट जॉब की तरीके यहाँ पर भी आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलने वाली हैं जॉब में। इसके बाद पेंशन स्कीम, हाँ न्यू पेंशन स्कीम ध्यान रखना, हाँ एनपीएस, लीव सारे कुछ मिलने वाले हैं, और जॉब सिक्योरिटी है, सही से तमीज से काम करते रहोगे, कोई परेशान मतलब ऐसा जॉब का कोई खतरा नहीं आएगा। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। तो अब इस एग्जाम के बारे में मेरे हिसाब से आप सभी लोग इतनी जानकारी जानना चाह रहे थे, तो आई होप नाउ द इंफॉर्मेशन इज क्लियर टू यू। सभी को एसएससी जेई के बारे में और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिल चुकी है, रिलेटेड टू द एग्जाम पैटर्न, रिलेटेड टू द सिलेक्शन क्राइटेरिया, रिलेटेड टू द सिलेबस, रिलेटेड टू द वेटेज, रिलेटेड टू द सैलरी एंड पर्क्स, रिलेटेड टू द फ्यूचर एक्सपेंशन, फ्यूचर ग्रोथ, सारी बातें सभी को क्लियर हैं। तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड। आई होप आप सभी लोग के लिए बहुत यूजफुल रहा है, और अगर ये सेशन, अगर ये डिस्कशन, ये जानकारी आप लोग के लिए यूजफुल है तो कमेंट बॉक्स में और चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये आपके लिए सेशन कैसा रहा। अगर ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा है तो साथ साथ जरूर शेयर करिएगा अपने रिस्पॉन्स, अपना प्यार मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि वो सारा कुछ एज ए एनर्जी काम करे, और लगातार मैं आपको यहाँ पर ऐसी ही इंफॉर्मेशन, और अगर आप किसी एग्जाम के बारे में, किसी पोस्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, उससे रिलेटेड भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इसी तरीके से सिस्टमेटिक वे में। अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन, और ये सारी डिटेल जो मैंने आपको पीडीएफ बोला है ये सारा कुछ आप तक पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको जाना है प्रेप हॉरिजन ऐप पर। तो प्रेप हॉरिजन ऐप पर आपको नोटिफिकेशन वाला एक कॉलम मिलेगा, और वहां पर ये पीडीएफ एसएससी से रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। तो डाउनलोड द प्रेप हॉरिजन ऐप, और या फिर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए विजिट कर सकते हैं www.prephorizon.in, prephorizon.in, ये वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर अब बैचेस हैं जो लगातार इन एग्जाम और इसके साथ साथ बाकी एग्जाम्स के लिए भी आपको लगातार यहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगी। तो डू एक्सेस द बैचेस, सारे फीचर्स को एक्सेस करिए, टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, टेस्ट को एक्सेस करिए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अगर आप एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके आप टेस्ट सेक्शन में जाके उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, सभी के लिए कुछ टेस्ट भी अवेलेबल हैं। ठीक है, एसएससी जेई एग्जाम से पर्टिकुलर। अब मैं आपके जल्दी से डाउट ले लेता हूं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बातचीत को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं जो अब तक मुझे मिले हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियर का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न अभी आपको समझ में आ गया होगा पंकज भाई। हाँ अच्छा, कुछ नहीं करो यार, हम हमें यही अब क्या बोल सकते हैं। हाँ, अब इस पर कभी आप लंबे समय से बातचीत करेंगे, ठीक है, बट मेरे साइड से जो सपोर्ट चाहिए हो उसके लिए तुम मेरे से कनेक्ट जरूर कर सकते हो, हमेशा वो सपोर्ट तुम्हारे लिए अवेलेबल है। ठीक है भाई, अंश भाई का कहना है तो जो भी कहना है, तो आई एम स्टिल अवेलेबल इन एनी फॉर्म, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी, यू ऑल कैन डिस्कस विद मी, जो मेरे साइड से बेस्ट पॉसिबल होगा
तुम्हारी समस्या का समाधान वो मैं कर दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है, बिल्कुल। अ, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, टेंशन मत लो, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए आगे डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, टेक्निकल नॉन टेक्निकल का सिलेबस मैंने बता दिया है। बैचेस बहुत जल्द मैं आपके साथ इसकी आगे की अपकमिंग बैचेस की डिटेल तो लगातार आप ऐप पे चेक करते रह सकते हैं, उसके बाद बाद अपकमिंग बैचेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और मैं भी आप लोग को बता दूंगा कि एसएससी जेई के लिए हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बैच की डिटेल वेरी सुन आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए ठीक है भैया। तो नहीं, ये मैंने आपको कुछ मेजर पोर्शन दिखाया, सारा ही सिलेबस आएगा जैसा मैंने बताया ना, सारा ही सिलेबस रहेगा। उसमें से मैंने कुछ हाई वेटेज सब्जेक्ट जो आपके सिविल इंजीनियरिंग के हैं वो यहाँ पर उनका वेटेज एनालिसिस करा दिया है। मैंने आपको बताया ना, ऑल द सिलेबस जो आपका है सिविल इंजीनियरिंग का वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो आई होप इसकी सेशन में बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली होगी। आपके बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेरीज एसएससी एग्जाम से रिलेटेड जो होंगे वो रिजॉल्व हुए होंगे। तो इसी डिस्कशन के साथ इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए, किसी भी गाइडेंस के लिए, किसी भी सपोर्ट के लिए आप लगातार यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड योर ऑल डाउट्स एंड क्वेरीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, थैंक यू।